1 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। 28 अगस्त को होगी विधानसभा में सर्वदलीय बैठक। 31 अगस्त को सीएमआर में होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। तो 1 सितंबर से मानसून सत्र शुरू होगा, लेकिन उसके पहले 31 अगस्त को सीएमआर में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। 1 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। 28 अगस्त को विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी और इसके बाद 31 अगस्त को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। सीएम भजनलाल शर्मा का विकास पर संवाद कार्यक्रम आज शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा होंगे मीडिया से रूबरू। कैबिनेट मंत्री सुमित गोतारा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी होंगे प्रेस से रूबरू। मुख्यमंत्री आवास के सामने होंगे मीडिया से रूबरू। तो देखिए, कल और आज ये 2 दिन का महामंथन महासंवाद कार्यक्रम चल रहा है और अब इसी को लेकर जो है आज यानी कि दूसरे दिन संवाद के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मीडिया से रूबरू होंगे। विकास पर संवाद कार्यक्रम जो है लगातार चल रहा है। राजस्थान को लेकर यहाँ पर विकास को लेकर राजस्थान की चर्चा हो रही है। आज शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मीडिया से रूबरू होंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। साजिश या संयोग, पेपर लीक प्रकरण से जुड़े आरोपियों की संदिग्ध मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। आरपीएससी के पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड अमृत लाल मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अब परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। आर.के. सिंह बिहारी नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तो वहीं एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में भी एक शख्स कर चुका है आत्महत्या। एसओजी की गिरफ्त में आए नीरज यादव ने कमल यादव से पेपर लेना स्वीकार किया था, लेकिन एसओजी के हत्थे चढ़ने से पहले ही कमल यादव ने कर ली थी आत्महत्या। तो वहीं रीट परीक्षा के पेपर लाने वाले ट्रक ड्राइवर रामनिवास की दुर्घटना में मौत हो गई थी। रामनिवास की पत्नी मनीषा ने भी अपनी पति के हत्या का आरोप लगाया था। मनीषा बैठी थी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ धरने पर भी, और ऐसे में अब सिलसिलेवार ढंग से मौतों के सिलसिले पर कई सवाल उठ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक मौतें जो हुई हैं, इसको लेकर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दुर्घटना, आत्महत्या और फिर संदिग्ध मौत महज एक संयोग है या फिर ये एक सोची समझी साजिश है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, देखिए एक और मौत हो गई है और कहा यह जाता है कि 100 से ज्यादा लोगों को अफसर बनाने वाला ये मास्टरमाइंड था जिसकी मौत हुई है। जिस तरीके से एक के बाद एक ये मौतें हो रही हैं, ये सिर्फ महज एक संयोग है या फिर कोई साजिश? देखिए, राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं लगातार हर भर्ती में पेपर लीक की बात यहां पर पूर्ववर्ती सरकार में सामने आई, उसके बाद अब जो है लगातार जो सिलसिला चलता आ रहा है। हम 3 लोगों की यहां पर बात कर रहे हैं कि रीट परीक्षा का जो पेपर है वो एक ट्रक ड्राइवर लेकर आता है जयपुर दिल्ली हाईवे पर, उसका जो है एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। 3 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है और उस समय जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो इस पूरे मामले को लेकर जो है पूरे जो सत्ता पक्ष है उसको घेरने का उस समय यहाँ पर प्रयास किया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि 3 घंटे बाद जब ट्रक पलटा और उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची तो कहीं ना कहीं पेपर की यहाँ पर सील टूट गई होगी और वो वहाँ से लीक हो गया होगा, लेकिन उस पर जो है ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी ओर आज जो अमृत लाल मीणा की जो मामला पूरा चल रहा है, पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। 2013 से पेपर लीक में इसकी जो लगातार भूमिका है वो बताई जा रही है और इसने जो पेपर लीक के माध्यम से 100 से ज़्यादा लोगों को इसने जो है नौकरी लगा दिया। इसके खिलाफ जो है 12 से ज़्यादा जो मुकदमे हैं वो पेपर लीक के जो कारण हैं वो दर्ज है। ये जब 2013 में आरएस भर्ती हुई थी तो उसमें टॉप 50 में से टॉप 20 जो सिलेक्शन हुए थे टॉप रैंक वालों में 50 में से 20, वो 20 इनके रिश्तेदार थे।
इनकी जो संदिग्ध हालत में वाराणसी में मौत हुई है, अब इसको लेकर इन्हीं के, क्योंकि ये फरारी काट रहे थे वाराणसी में और वहां पर एक शख्स का फोन इनके घर वालों के पास जाता है कि अमृतलाल मीणा की तबीयत खराब है। घर वाले वाराणसी पहुंचते हैं और वाराणसी में जो है मौत की खबर यहां पर सामने आती है। अब क्योंकि घर वालों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो अमृतलाल मीणा है इसकी हत्या की गई है, घर वालों का ये कहना है, इसको लेकर 0 एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। क्योंकि अब हम सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी इस तरह का एक मामला देखने को मिला था। कमल यादव ने आत्महत्या कर ली। ये कमल यादव वही था जिसने नीरज यादव को सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर दिया था और नीरज यादव पेपर की बदौलत जो है सेलेक्ट हुआ था और वो सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयनित हुआ था। तो ये जो सिलसिला है, हम बात करें रीड पेपर का जो व्यक्ति था ट्रक ड्राइवर, उसकी बात करें या कमल यादव की बात करें या अमृतलाल मीणा की बात करें, क्योंकि राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं का एक बड़ा नेक्सस है। क्योंकि अब इसका खुलासा नहीं हो जाए, अब इसको लेकर जो चर्चा ये है कि इसका खुलासा ना हो जाए तो ये आत्महत्या हो रही है, हत्या का शक जो है इन पर जाहिर किया जा रहा है इनके ही लोगों द्वारा, तो ये महज संजोग है या प्रयोग है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो बाजार है उसमें जो बातें हैं वो यहाँ पर कई सवाल यहाँ पर खड़े करती हैं। क्योंकि जो अमृतलाल मीणा की अगर हम बात करें तो अमृतलाल मीणा ने 100 से ज़्यादा जो गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं उनको बनाया था, तो क्या कहीं उनका तो इसके पीछे हाथ नहीं है? इस तरह की बातें जो हैं अब चल रही है। क्योंकि सब इंस्पेक्टर भर्ती में कमल यादव की मौत, कमल यादव का आत्महत्या करना, ये जो मास्टरमाइंड है अमृतलाल मीणा, इसकी मौत पर जो है हत्या की आशंका जाहिर करना इनके परिवार द्वारा, या फिर हम बात करें ट्रक ड्राइवर की मौत होना और 3 घंटे बाद पुलिस का पहुंचना, ये तमाम जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं एक सवाल जो है खड़ा करती हुई नजर आ रही हैं। और अब इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये सहयोग है या साजिश। बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से जो है सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि देखिए इससे पहले जब ट्रक ड्राइवर की दुर्घटना के चलते मौत हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी के द्वारा भी आरोप लगाए गए थे, उसकी तरफ से जो है धरने पर भी वो बैठी थी और कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए, एक बार फिर जब अमृतलाल मीणा की मौत हुई तो भी परिवार वाले जो है कहीं ना कहीं हत्या का शक जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में जो है सवाल उठना लाजमी हो जाता है, सवाल उठ भी रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखें, देखिए मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मामला उजागर हुआ था, व्यापम घोटाला था, उसमें भी लगातार एक के बाद एक सिलसिलेवार कई मौतें हुई थी, कई जाने गई थी। ऐसा ही अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, तो एक साजिश की कह सकते हैं बू जरूर आ रही है इसमें से। देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि अगर ये लोग पकड़े जाते हैं, अमृतलाल मीणा पकड़ा जाता है, कमल यादव ने जिसने आत्महत्या की थी, क्योंकि कमल यादव की अगर हम बातचीत करें तो कमल यादव रेवाड़ी में सारथी कोचिंग चलाता था, बच्चों को पढ़ाता था। अगर कमल यादव को एसओजी गिरफ्तार करती, जिसने नीरज यादव को पेपर दिया था, और उससे पूछताछ होती तो शायद हो सकता था कि और बड़े खुलासे होते और गिरफ्तारी होती, लेकिन आत्महत्या करने से वो कड़ी वहीं पर टूट गई। ऐसे ही अमृतलाल मीणा, क्योंकि अमृतलाल मीणा ने किन किन व्यक्तियों को पेपर दिया, इसकी सारी जो जानकारी है वो अमृतलाल मीणा को थी। तो ऐसे में शक ये जाहिर किया जा रहा है, जिन जिन को पेपर दिया, जिन जिन को अधिकारी बड़े पदों पर अमृतलाल मीणा ने पेपर लीक के माध्यम से पहुंचाया, क्या ये उनके द्वारा तो साजिश नहीं रची जा रही, या फिर इस साजिश के पीछे, क्योंकि पेपर लीक का जो पूरा गिरोह राजस्थान में सक्रिय है। और क्योंकि आप ये देखिए कि 30 लोगों को जब 2013 में आरएस भर्ती हुई, टॉप 50 की रैंक में टॉप 20 के जो अधिकारी लगे आरएएस के, वो अमृतलाल मीणा के परिवारजन थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पेपर लीक की जो जड़ें हैं वो कहां तक फैली हुई हैं। अगर अमृतलाल मीणा को एसओजी, क्योंकि अभी ये फरारी काट रहा था वर्तमान में, अगर इससे गिरफ्तारी होती, सख्ती से पूछताछ होती, तो हो सकता है कि कई बड़े चेहरे जो हैं आज गद्दियों पर बैठे हैं, जो प्रशासन में बैठे हैं, वो बेनकाब होते। तो कहीं ना कहीं एक इन लोगों की मौत होना एक साजिश की तरफ जो है इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो कड़ी तोड़ने की बात यहाँ पर, जैसा कि आपने कहा भी कि देखिए इस तरीके से जो सिलसिलेवार एक के बाद एक मौतों का, आत्महत्या, हत्या, जो तमाम बातें कही जा रही हैं और जो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब जो है प्रशासन को भी कहीं ना कहीं, शासन प्रशासन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सख्ती से इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर इसी तरीके से एक के बाद एक कड़ी टूटती रही तो इस मामले का खुलासा नहीं होगा। और बार बार इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ना है, मछलियाँ अभी पकड़ में आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मगरमच्छ अब बचते हुए पूरे तरीके से नजर आ रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पकड़ में तो कोई भी नहीं आएगा और छोटी मछलियाँ भी ऐसे बच निकलेंगी।
देखिए, अब निश्चित रूप से ये जो आत्महत्या की गई है, जो कहा जा रहा है, हम कमल यादव की बात कर ले या अमृतलाल मीणा की बात कर ले कि उनके परिजनों द्वारा हत्या की आशंका यहाँ पर जाहिर की जा रही है एसओजी में और जाहिर की जा रही है, और इस पूरे मामले को लेकर 0 एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि ये पूरा जो पेपर लीक माफियों का मास्टरमाइंड था। तो ऐसे में स्थिति ये है कि अब एसओजी इस मामले में जो है दखल दे और एसओजी को एक प्रार्थना पत्र जो है पेश किया जाए, और जो 0 एफआईआर है पूरे घटनाक्रम कैसे रहा, क्या रहा, क्योंकि परिवार द्वारा जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं पेपर लीक माफियाओं के कनेक्शन में बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर परिवार के द्वारा इस पूरे मामले पर जो है शिकायत दी जाती तो इसमें जांच संभवतः हो सकती है। जी, शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, आरोपियों की संदिग्ध मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की लॉटरी, जयपुर से 4,905 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करेंगे। प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने लॉटरी निकाली है। देवस्थान मंत्री जलाराम कुमावत भी मौजूद रहे उनके साथ। लॉटरी के माध्यम से जिला स्तर पर यात्रियों का चयन हुआ। वहीं जयपुर से 4,905 बुजुर्गों का कोटा किया गया है तय। 4,379 रेल और 526 बुजुर्ग प्लेन से जाएंगे तीर्थ यात्रा पर। 11,378 आवेदनों के जरिए 18,423 ने यात्रा की इच्छा जताई है। आवेदन करने वाले हर चौथे बुजुर्ग को यात्रा में जाने का मौका मिलेगा। इस बार सरकार 56,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रही है। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर, रोडवेज मुख्यालय से बस सारथी योजना 2023 में संशोधन के आदेश दिए गए हैं। रोडवेज बसों का किराया बढ़ाने के बाद बस सारथी योजना में संशोधन किया गया है। वहीं पिछले दिनों रोडवेज बसों के किराए में की गई थी 10% की बढ़ोतरी, और अब रोडवेज मुख्यालय ने सभी मुख्य प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं बस सारथियों से अनुबंध 38.50 रुपये प्रति किलोमीटर से कम नहीं करें। इसमें निःशुल्क रियायती श्रेणी का वित्तीय भार आय लक्ष्य में नहीं जोड़ा जाएगा। 1 सितंबर से लागू होगा बस सारथी योजना में ये संशोधन। तो बस सारथी योजना 2023 में संशोधन, बस सारथी योजना 2023 में संशोधन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वो आदेश जो जारी हुआ है बस सारथी योजना 2023 को लेकर। चलिए बढ़ेंगे आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा प्रवास पर। दादाबाड़ी स्थित सीएचसी का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। ओम बिरला ने किया नवीन ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण। आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित हुई है सीएचसी। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है कोटा, ये कहना है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का। कोटा मेडिकल हब बनेगा। 500 करोड़ से अधिक के कार्य पाइपलाइन में है। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय विधायक संदीप शर्मा और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। चलिए बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर दौरे पर रहे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का स्वागत किया गया। भड़ियाड़ा पहुंचने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद, पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, किसान नेता हरुराम चौधरी सहित पोखरण विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भड़ियाड़ा में सर्किल पर स्थित स्वर्गीय किसान नेता खरताराम चौधरी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। दौसा से खबर आपको बता रहे हैं। दौसा कोर्ट गेट पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां, कोर्ट के बाहर युवकों ने बुजुर्ग को जमकर पीटा। बुजुर्ग को बचाने आए लोगों के साथ भी मारपीट की गई है। मारपीट के दौरान बुजुर्ग का एक दांत भी टूट गया। बुजुर्ग व्यक्ति पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। वहीं सूचना पर पहुंची दौसा कोतवाली थाना पुलिस हंगामा कर रहे युवकों और बुजुर्गों को लाई थाने। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, झीलों की स्वच्छता में जुड़ रहा है एक और अध्याय। जी हां, नगर निगम की नई डिविडिंग मशीन का लोकार्पण किया गया है। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला कलेक्टर नमित मेहता, आयुक्त अभिषेक खन्ना ने लोकार्पण किया है। दूध तलाई के समीप पिछौला झील की पाल पर आयोजन हुआ। 2.45 करोड़ है मशीन की लागत। वहीं झील में 2 मीटर की गहराई तक खरपतवार साफ करने की है क्षमता। सूर्यनगरी जोधपुर में 600 साल पुराना गणेश मंदिर आस्था का केंद्र है। गणेश चतुर्थी के मौके पर मंदिर में खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं मंदिर में लगभग 51,000 लड्डू का भोग लगेगा। इसके साथ ही मंदिर परिसर के पुजारी और ट्रस्टी ने एक अनूठा प्रयास किया है। हर दर्शनार्थी को एक पेड़ लगाने के नाम पर संकल्प भी दिया जाएगा। वहीं मंदिर की पुजारी ने बताया कि गणपति जन्मोत्सव के दिन विशेष आरती सुबह 5 बजे और 7:15 तक की जाएगी। सुबह की आरती के बाद गजानंद भगवान को पंचमेवा, चूरमा, लड्डू व विभिन्न तरह के व्यंजन से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। मिष्ठान ऋतु फूल से मेवा का भोग लगाकर सभी भक्तों को वितरित भी किया जाएगा। श्री प्रगट गजानंद भगवान के जन्मोत्सव पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी रखा गया है, जो कि 11 बजे होगा। मंदिर का विभिन्न अलग अलग क्षेत्र में ऋतु पुष्प फूल मालाओं से रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा। जोधपुर का ऐतिहासिक मंदिर लगभग 600 साल पुराना, और बात करें प्रथम देव पूजनीय गजानंद जी की, तो हम जोधपुर शहर के दातानाड़ा क्षेत्र में स्थित जो वर्षों पुराना मंदिर है, वहां की अगर तैयारी की बात करें, जो प्रथम पूज्य देव है गजानंद जी, मेरे सहयोगी से कहूंगा वो यहाँ का नजारा दिखाए किस तरह से ये स्वरूप जो गजानंद जी का है, गणेश भगवान का है, जो मूर्ति है, जो स्वयं यहाँ पे अवतरित है। और अवतरित होने के साथ ही यहाँ की पूजा अर्चना की बात करें, 600 सालों से जो परिवार है यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहा है, पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली गई है। और तैयारियों के साथ की अगर बात की जाए, यहाँ पर हजारों की संख्या में रोज जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। प्रणाम सर, पहले तो बहुत बहुत चरण वंदन आपका कि आप लोग वर्षों से गजानंद जी की पूजा करते आ रहे हैं। क्या इतिहास है इस मंदिर का, कितना पुराना मंदिर है? ये 550 साल पुराना मंदिर है, जो भी हमारे बारह पीढ़ी निकल गई है। 12वें पीढ़ी में मेरा आनंद स्वरूप में पुजारी आनंद स्वरूप हो गणेश मंदिर का पूजन। क्या क्या तैयारियां कर ली आपने? सब तैयारी कर ली है, श्रृंगार वगैरह सब जितना भी है, साफ सफाई वगैरह जो भी पोता पोती है, मंदिर की व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से जमा के अच्छी रखती है। पूर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो हमारे साथ में हमारे कह सकते हैं जिनकी कमी हमें जो लग रही है वो आज कमी पूरी करेंगे। बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने गजानंद जी की जो तैयारियां कर रखी है। लड्डू का तमाम शहर सूर्य नगरी के वासियों को इंतजार रहता है। रोशनी की अगर बात करें तो रोशनी यहाँ जगमग कर दी जाती है। सूर्य नगरी की तलहटी के ऊपर बसाई किस तरह की व्यवस्था आप द्वारा यहाँ पर कर दी गई? यहाँ पे पूर्ण रूप से भक्तों के लिए जो हर वर्ष गणेश चतुर्थी पे कम से कम वर्ष गणेश चतुर्थी के पर्व पर लगभग अनुमानित जनसंख्या हम बता रहे 1.5 लाख से 2 लाख के मध्य जो भक्तगण यहाँ पे दर्शन करने पधारते हैं, उनको भीड़ को इस तरह की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से पूर्ण रूप से सुव्यवस्था कर ली गई है। और लड्डू की बात करें, जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए जाते हैं वो कितने किलो के बनाए गए और कैसे बिकते हैं? इस बार हम गणेश मंदिर प्रांगण में जो भी भक्तगण आएंगे उनके लिए आज पर्यावरण और संसार को मद्देनजर देखते हुए प्रशासन मंदिर पुजारी परिवार की तरफ से जो भी भक्तगण पधारेगा मंदिर में, उनको 51,000 लड्डुओं का वितरण किया जाएगा। और साथ में उनको एक पेड़ लगाने के लिए भी एक पेड़ माँ के नाम मोदी की जो आह्वान किया गया था, उस पर ये पहल की गई है राताड़ा गणेश मंदिर द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? एक पेड़ गणेश जी के नाम से लगाया जाए। भगवान गणेश जी के जन्म उत्सव के ऊपर पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए अच्छा वातावरण बने, अच्छा धार्मिक माहौल बने और सुख समृद्धि आए, इसके लिए एक पेड़ गणेश जी के नाम से पुजारी परिवार सभी भक्तों को संकल्प दिलाएंगे। ये संकल्प कल से प्रारंभ कर देंगे? कल से सबको एक लड्डू बांटेंगे और एक पेड़ लगाने का संकल्प दिलाएंगे। अनूठी परंपरा, और अनूठी परंपरा के साथ में जो है मुख्य पुजारी हमारे साथ है, जो इनसे हम वर्षों से आशीर्वाद लेते हुए आ रहे हैं। एक अनूठी परंपरा प्रारंभ की गई है। किस तरह की व्यवस्था और आयोजन यहाँ पर किया जाना है? बहुत अच्छा, आप देखना कैसे आयोजन हो रहा है। हर बच्चे को, हर सबको एक एक लड्डू और एक एक पेड़ का संकल्प दिलाएंगे।
ताकि आने वाले समय में पर्यावरण का भी हमको सबको ध्यान रखते हुए कार्य करना है और भी आगे बढ़ना है। प्रथम देव पूजनीय गजानन से जो पूजा की जा रही है, तो पूजा अर्चना का समय मुहूर्त क्या रहेगा? पूजा अर्चना का समय वैसे तो मतलब गणेश जी का जन्म दोपहर में होता है, हमेशा चौथ का जो गणेश जी का जन्म होता है वो दोपहर में होता है। अब लोग बाग सुबह से 4 बजे से चालू हो जाते हैं, 3 बजे से लेना लग जाती है गणपति पापा मोरया, हम उसको कहते हैं थोड़ा देरी रखो। जो गणेश जी का जन्म दोपहर में होता है, उसके बाद में उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ परंपरा है। हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा यहाँ उत्सव है वो दोपहर में प्रारंभ किया जाएगा, विधि विधान के साथ पूजा होगी, उसके बाद में दोपहर में गजानन का जन्म होगा। बिल्कुल, तो हम तैयार हैं आपके साथ, यही होता है। मैं कहूंगा कि जिस तरह से गणपति की अगर बात करें, दोपहर में विधि विधान और पूजा करने के बाद में यहाँ पर गणपति की पूजा होगी और उन दर्शनार्थियों के जो यहाँ पर लाखों की संख्या में पहुंचने वाले उनकी पूजा अर्चना के दर्शन हेतु संपूर्ण व्यवस्था मंदिर प्रांगण द्वारा कर दी गई है। मेरे सहयोगियों से कहूंगा यहाँ का हम नजारा देखते हुए चलेंगे कि जोधपुर का जो नजारा है सूर्य नगरी का, जो यहाँ से एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है और नजारे के साथ ही यहाँ पर जो पॉइंट बनाए गए हैं, हम शायद बात करें सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बना रखा है जोधपुर का मेहरानगढ़, जो यहाँ से अति सुंदर नजारा दिख रहा है। भव्य द्वार यहाँ पर बना हुआ है, जो गजानन की मूर्ति है यहाँ पर एक भव्य द्वार बनाया गया है और तमाम बैरिकेड लगाने के बाद में जो रास्ता है उसको अलग रूप से पानी का तालाब आप इस तरफ देख सकते हैं। तमाम सुविधाएं जो यहाँ पर है, हर आने वाले भक्त के लिए एक व्यवस्था, एक माकूल इंतजाम वो यहाँ पर किया गया है। सबसे अहम बात है, जिस पूजा की अगर बात करें तो दोपहर में पूजा होने के बाद में ही जो प्रसाद वितरण करना है और एक अनूठी परंपरा, जो प्रथम परंपरा कह सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया था एक पेड़ मां के नाम, उसी के तहत जोधपुर गजानन मंदिर के परिवार के जो 12 पीढ़ी से पूजा कर रहे हैं उन लोगों ने संकल्प लिया है कि हर दर्शनार्थी को ये संकल्प दिलाया जाएगा कि एक पेड़ जोधपुर के पर्यावरण सूर्य नगरी के नाम लगाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लक्षित के साथ प्रदीप जोशी, सच में धड़क जोधपुर।